लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। डीएसपी दविंदर सिंह को जमानत मिल गई है। ये चौंका देने वाली खबर है। याद है आपको डीएसपी दविंदर सिंह कौन है? डीएसपी दविंदर सिंह ये वही पुलिस का अफसर है जिसको 13 जनवरी 2020 लगभग 3 से 4 महीने पहले पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था। किस केस में पकड़ा था दोस्तों? इसकी गाड़ी के अंदर जो श्रीनगर से दिल्ली जा रही थी उसमें यह था और इसके साथ हिजबुल के आतंकी थे और साथ साथ इसकी गाड़ी में से AK-47 भी निकली थी। इतना खतरनाक घातक हथियार और इतने घातक आतंकी, इनको दविंदर सिंह दिल्ली छोड़ने जा रहा था इनकी मदद करने के लिए, ताकि इनको कोई पकड़े नहीं और ये सेफली हिफाजत के साथ दिल्ली पहुंच जाएं। खैर पुलिस ने पकड़ लिया। दविंदर सिंह को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया, जेल में भेज दिया गया दिल्ली में, और उसके बाद आज उसको जमानत मिल गई। दोस्तों जब दविंदर सिंह की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक आरोप लगाया था, उन्होंने एक टिप्पणी की थी जिससे हंगामा खड़ा हो गया था। उन्होंने कहा था कि उनके सूत्रों के हिसाब से उनको जानकारी मिली है कि दविंदर सिंह को जमानत दिलवाना चाहती है सरकार, इसीलिए सरकार ने एनआईए के हवाले ये केस कर दिया है। एनआईए की अध्यक्षता वाईसी मोदी कर रहे हैं जो कि अमित शाह को बेल आउट कर चुके हैं गुजरात में। ऐसा राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी का आरोप था। बहुत जम के भड़के थे भाजपाई और जम के भड़की थी गोदी मीडिया, लेकिन आज वो चीज सच होती हुई नजर आती है। 2 से 3 महीने के बाद जब दविंदर सिंह को जमानत मिलती है, दिल्ली पुलिस चार्जशीट भी फाइल नहीं कर पाती। वही दिल्ली पुलिस दोस्तों जो सफूरा जरगर नाम की एक्टिविस्ट जो प्रेग्नेंट है उसकी बेल की मुखालिफत करती है कोर्ट में और उसको किसी भी हाल में जमानत नहीं मिलती। ये किस तरह का काम है कि एक आतंकी को जमानत मिल रही है और एक एक्टिविस्ट को जो अपने लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रही थी उसकी जमानत खारिज हो रही है जो प्रेग्नेंट है। दविंदर सिंह के साथ साथ कैसे कैसे मामले हुए हैं और दूसरे केसेस में, जिसके बाद मोदी सरकार पे कई सवालिया निशान खड़े होते हैं, इस वीडियो के अंदर आपको पूरी तरह से दिखाऊंगा वो मैं। उसके बाद आप भी यकीन करेंगे कि बहुत कुछ बदल गया है आज यहाँ पर। दविंदर सिंह को जमानत इसलिए मिली कि दविंदर सिंह के वकील ने अदालत में कहा कि दिल्ली पुलिस 90 दिन हो चुके हैं चार्जशीट फाइल करने में नाकाम रही है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की है, इसलिए कानून ये कहता है अगर किसी आरोपी के खिलाफ पुलिस चार्जशीट 90 दिन तक फाइल नहीं करे तो उसको बेल मिलना उसका अधिकार बन जाता है। और दूसरी बात उसके वकील ने दविंदर सिंह के ये कही कि दिल्ली पुलिस ने कोई एप्लीकेशन भी नहीं लगाई है इस टाइम को चार्जशीट के लिए और मांगने की, लिहाजा कोर्ट बाध्य है कि जमानत दे और कोर्ट को जमानत देनी पड़ी। यहां गलती किसकी है सोचिए। आतंकी चार्जेस में किसी को गिरफ्तार किया, मोदी सरकार के सीधे अंडर में आने वाली दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की, मतलब केस सीधे सीधे कमजोर होने लगा है। इसके साथ साथ ये पहला मामला नहीं है दोस्तों, इससे जुड़े कई मामले हैं और दविंदर सिंह कोई एक ही केस के अंदर आरोपी नहीं है बल्कि इसका नाम बहुत पहले से चल रहा है। दोस्तों आपको याद होगा अफजल गुरु को टांगा गया था सूली के ऊपर, सजाए मौत थी किस केस में? पार्लियामेंट के हमले में। अफजल गुरु ने 2 बार ये कहा था उस जमाने के अंदर कि एक पुलिस वाले दविंदर सिंह ने मेरे साथ इन लोगों को भेजा और उससे हमारी बातचीत होती रहती थी और उसने इनके साथ काम करते हुए मैंने उसको देखा है। उसके बाद भी दविंदर सिंह को नहीं पकड़ा गया था। आखिरकार दविंदर सिंह की गाड़ी से उसको पकड़ा गया जिसमें वो आतंकियों को दिल्ली छोड़ के आने वाला था। क्या कर रहा था, दिल्ली में क्या प्लानिंग थी, दिल्ली में क्या हो जाता अगर नहीं पकड़ा जाता, और दविंदर सिंह बचता हमेशा की तरह बचा रहता। लेकिन आज उस दविंदर सिंह को बेल मिल गई। अब यहां पर बेल किस आधार पर मिली है मैंने आपको बताया, दिल्ली पुलिस के मामले में एनआईए की कमजोरी के बाद। आपको याद होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस का यह मामला था, पर 24 घंटे के अंदर ही एक पत्रकार ने यह लिखा है उस जमाने के अंदर के 24 घंटे में ही गृह मंत्रालय से आदेश आ गया था कि इस केस को एनआईए को ट्रांसफर कर दिया जाए, ना कि स्टेट पुलिस के पास छोड़ा जाए। अब इसके ऊपर कई तरह के सवाल उठते हैं। 2014 के बाद से कई आरोप एनआईए के ऊपर और सरकार के अनड्यू प्रेशर के ऊपर लगते आए हैं जब से मोदी सरकार बनी है। दोस्तों ये पहला केस नहीं है जिसके अंदर हिंदी नाम वाले आतंकियों को आसानी से छोड़ दिया गया हो। ये पक्षपाती कार्रवाई है या कोई एजेंडा है या क्या मैसेज देना चाहती है मोदी सरकार, समझ में नहीं आता। मैं सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा हूं क्योंकि सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन लोगों का कहना यह है कि कैसे ये लोग छूट जाते हैं बेल के ऊपर, इनको क्यों जमानत मिलती है जिनकी गाड़ी में से AK-47 और हथियार मिले हों और साथ साथ आतंकवादी मिले हों। अब यहां पर यह पहला केस इसलिए नहीं है, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के अंदर हमने देखा
देखा क्या मामला सामने आया, मक्का मस्जिद ब्लास्ट में हैदराबाद के हमने देखा क्या मामला सामने आया। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो के अंदर उसको भी, और उसके साथ साथ मालेगांव ब्लास्ट के आरोपियों के साथ क्या हुआ वो भी हमने देखा। दोस्तों, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट जो था वो असीम आनंद और ये सब तमाम लोग इसके अंदर पकड़े गए थे और उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम होने थे, लेकिन कई बार उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट बदला। अदालत में कभी उसने कबूला कभी डिनाई किया, लेकिन जब मोदी सरकार आई तो असीम आनंद इन लोगों के चार्जेस बहुत हल्के हो गए। या जो भी रहा, एनआईए ने, ये कोर्ट ने कहा है कि एनआईए ने जो एविडेंसेस दिए उससे क्राइम साबित नहीं होता, लेकिन जब उसने एनआईए के मतलब ये जो समझौता एक्सप्रेस के जो आरोपी थे जब इनको छोड़ा गया अदालत से, तो हैरत की बात यह है कि एनआईए ने उसकी अपील भी नहीं करी कि अपील में जाता नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कि हमें इसकी जांच करनी है और मौका दिया जाए। इस केस को ऐसे ही छोड़ दिया गया। उसके साथ साथ आगे आएंगे तो मक्का मस्जिद ब्लास्ट के मामले में आप सब जानते हैं, साथ साथ मालेगांव ब्लास्ट 11 लोगों को पकड़ा गया था। पकड़ने वाले कौन थे? पकड़ने वाले थे एटीएस के चीफ हेमंत करकरे। हेमंत करकरे बहुत सारे मामले खोल रहे थे, जिससे दिखने लगा था कि अब उर्दू नाम हिंदी नामों में भेदभाव नहीं होगा। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ हेमंत करकरे के साथ? हेमंत करकरे 26/11 के हमले में शहीद हो गए और हेमंत करकरे की शहादत के बाद एनआईए ने जो हेमंत करकरे के अंडर में एटीएस के स्टेटमेंट्स थे उससे दूरी बना ली, जिसकी वजह से प्रज्ञा ठाकुर इन लोगों के मामले स्ट्रांग नहीं बचे। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रज्ञा ठाकुर को टिकट तक दे दिया और वो लोकसभा में जाके गोडसे का गुणगान भी कर आईं। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं और इसके बाद हमें एक चीज साफ समझ में आती है। मैं आपको एक सरकारी वकील का स्टेटमेंट सुनाऊंगा। दोस्तों, अक्टूबर 2015 में सरकारी वकील जिनका नाम रोहिणी सालियान है, जो मालेगांव केस के अंदर सरकारी वकील थी, उन्होंने ये बताया, ये प्रेस से साझा किया था, जो सब जगह छपा भी था, कि एनआईए मोदी सरकार के आने के बाद मुझसे कई बार उसके सदस्य कह चुके हैं कि सैफरन टेरर पे आप थोड़ी सॉफ्ट रहा कीजिए। अब ये सारी चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही हैं हम कुछ समझ सकते हैं। दविंदर सिंह को बेल मिलना बहुत कुछ बताता है कि किस तरह से मामले चल रहे हैं। दविंदर सिंह के मामले के अंदर कई लोगों ने भाजपा के नेताओं पर आरोप भी लगाया है करीबी रहने का। और आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में जम्मू कश्मीर के से सरहद की तरफ छोड़ के आया गया था मसूद अजहर को। इनकी ये पॉलिसी थी, जो आज हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो छोड़ के आए थे मसूद अजहर, वही मसूद अजहर जिसने उसके बाद कितने हमले भारत की तरफ प्लान किए। भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि वो टेरर के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ एक सख्त पॉलिसी लाए, जिसके लिए हर समुदाय और किसी भी इलाका, किसी भी समुदाय में कोई फर्क नहीं हो। दोस्तों, दविंदर सिंह की बेल की हम निंदा करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सवाल खड़े होते हैं कि चार्जशीट क्यों फाइल नहीं हुई 90 दिन के अंदर। मालेगांव के अपराधी आरोपी पार्लियामेंट में कैसे बैठ गया? ये तमाम चीज़ें हैं जो लोगों के बीच सवाल हैं। अगर वीडियो सही लगे तो आगे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।